नमस्कार। आज मैं फिर एक दिन के गैप के बाद आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। घटना भी उसी दौर की है जिस दौर का मैं पिछले काफ़ी समय से ज़िक्र कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने इस पे कमेंट किया कि साहब इसमें रिज़ल्ट का पता नहीं लगता, कौन पकड़ा गया, किसके खिलाफ़ कार्रवाई हुई, ये कुछ पता नहीं लगता, मज़ा नहीं आता सुनने में। मैं अर्ज़ कर दूं कि पहले भी जब मैंने वो क्राइम के वो इंसिडेंट सुनाए थे, जिसमें सारी डिटेल हुआ करती थी, वो रीसेंट थी, लेटेस्ट थी, अप टू पार्ट 300, जिसमें उनके ट्रायल तक की बात हुआ करती थी, ट्रायल तक की जानकारी दिया करता था। लेकिन ये उस दौर की है जिसका कोई डिजिटलाइजेशन नहीं है। मैंने आपको बताया कि वो इम्पॉर्टेंट घटनाएं हैं जो उस ज़माने में कोई और सोर्स नहीं था। अगर मान लिया उस तरह की कोई घटना लखनऊ में या हमारे इलाके में हो जाए, तो इस तरह की घटनाएं कहाँ कहाँ हुई थीं, इसको जानने के लिए फिर वही अखबारों की कटिंग, अखबारों के दफ्तर, डीसीआरबी या हर ज़िले में फ़ोन करके कहने सुनने के आधार पे फ़ोन करके पता लगाना होता था। उस ज़माने में लगभग सभी पुलिस अधिकारी, फील्ड के अधिकारी अखबारों के इस समाचार को कहीं न कहीं लिख लेते थे, 1 लाइन में, 2 लाइन में, और अगर कटिंग उनको मिल जाती थी तो उसको सहेज कर, उसको सँभाल कर रखते थे। उसमें उस दिन के इंसिडेंट का ही सिर्फ़ ज़िक्र हुआ करता था। बाद में कभी अगर 2-4 महीने में उस इंसिडेंट से रिलेटेड कोई और खबर होती थी, किसी के अरेस्ट की, किसी के ट्रायल की या किसी के सज़ा होने की, तो वो भी संभाल कर रख ली जाती थी कि किस-किस केस में क्या-क्या हुआ है। तो इसलिए मेरा मकसद सिर्फ़ ये है कि आप उस दौर को भी जानें, जिस दौर में टेलीफ़ोन नहीं थे, टेलीफ़ोन का मतलब मोबाइल फ़ोन नहीं थे, कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लेने का या अपने चार्जशीट में सबमिट करने का कोई तरीका नहीं था। इंसिडेंट लेकिन ऐसे थे कि सुन के रोएँ काँप जाएँ, रूह काँप जाए, रोएँ खड़े हो जाएँ। ऐसे-ऐसे इंसिडेंट थे। उन्हीं से कुछ इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ़ ये कंपेयर करने के लिए कि हम आज जिस दौर में हैं, पुलिसिंग आज जिस दौर की है, क्राइम में और पुलिसिंग में क्या अंतर आया है। आज वाली घटना, इसकी तारीख है 21 जनवरी 1997। इसका स्थान था बाराबंकी ज़िले में, जो बिल्कुल पड़ोस का ज़िला है। हमारे हेडक्वार्टर से और डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी के हेडक्वार्टर की दूरी सिर्फ 17 किलोमीटर है। बाराबंकी के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज के कैंपस में शाम को 4:30 बजे कोर्ट की एक हवालात हुआ करती है। उसको इस तरह समझें कि जिस दिन कोर्ट में कुछ लोगों का रिमांड बनना होता है, 14 दिन ख़त्म हो जाते हैं। कुछ लोग गवाही के लिए पेशी पर आते हैं। कुछ लोग बाकी जो गवाहों से उनका कंट्रडिक्शन होता है, जो उनके डिफेंस लॉयर करते हैं, उस समय अभियुक्त का होना अदालत में ज़रूरी होता है, उस लिए भी आते हैं। तो अलग-अलग कामों से जिस दिन चार्ज फ्रेम होता है, उस दिन भी अभियुक्त को बुलाया जाता है। एवरेज एक छोटे ज़िले में, बाराबंकी बहुत बड़ा ज़िला नहीं है, एक छोटे ज़िले में एक दिन में 150 से 200 अभियुक्त अदालत लाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का अब ये आदेश है कि उनको हथकड़ी पहना के नहीं ले जाया जा सकता। 2 व्यक्ति, एक मुलजिम को, एक अभियुक्त को, अंडर ट्रायल को, वो सेशन हवालात यानी अदालत की जो हवालात है, उससे संबंधित कोर्ट तक ले जाएंगे। सवेरे जो जेल वैन हैं, पुलिस का काम है ये जेल से और अदालत तक ले आना और अदालत से जेल तक ले जाना। पुलिस वैन में सुबह 8 बजे या 9 बजे जेल के कर्मचारीगण ऐसे लोगों की जिनके वारंट उनके पास आए हुए हैं, जिनकी तलबी तलबी का मतलब उनको बुलाना है फलां तारीख को फलां बजे कोर्ट में, ऐसे लोगों को गिनकर बाहर का जो एरिया होता है, मेन गेट और बैरक्स के बीच का एरिया,
ट्रांजिशनल एरिया जिसे कहते हैं, वहाँ इकट्ठा कर लेते हैं। फिर एक एक गाड़ियाँ पुलिस की लगाई जाती हैं, उनमें काउंट करके और कौन कौन सा इस गाड़ी में चढ़ा और उनके साथ कौन कौन पुलिस वाले चढ़े, वो रवाना की जाती है। इसी तरह दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, कभी कभी ये 350 हो जाते हैं। तो उसी सापेक्ष में करीबन 150 के आसपास पुलिसकर्मी इन वाहनों में भर के और अदालत को ले जाए जाते हैं। अदालत में ये उस हवालात में, जिसको सेशंस हवालात कहते हैं, सेशंस चैम्बर कहते हैं, जेल का चैम्बर है, उसमें ले जाकर रख देते हैं। फिर एक मुलजिम और 2 सिपाही वहाँ से निकलता है, उसको संबंधित कोर्ट में हाजिर करते हैं। हो सकता है वहाँ उसका 10 मिनट का काम हो सकता है 15 मिनट का काम हो सकता है उसका 4 घंटे का काम हो। अदालतें जैसा कहती हैं। उसका काम ख़त्म होने पे वापस ला के फिर उसे सेशन हवालात में डाल देते हैं। इस बीच में मान लिया 30-40 ऐसे आदमी हैं जो 2 बजे तक काम से फ्री हो गए, तो पुलिस की वो वैन आती है, उनको बिठा के और वापस जेल में पहुंचा देती है। ये सेट प्रोसेस है, एज़ पर जेल मैनुअल है, एज़ पर CRPC है। उस दिन भी शाम को 4:30 बजे 2 गाड़ियां कैदियों से भर के जा चुकी थीं। हवालात में उस समय 46 कैदी बचे थे जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे, जो बाद में आए होंगे, या कभी कभी सारी माल प्रैक्टिसेस उसी सेशन हवालात में होती हैं। जैसे जेल में मिलने के लिए तो मिलाई के रूल्स हैं। हफ्ते में एक बार कौन जाएगा, जो परिवार का है वो जाएगा और उसकी फ़ोटो खींची जाएगी। उस ज़माने में तो खैर फ़ोटो नहीं थी। उसके हाथ में एक ठप्पा लगाया जाता है जो उस दिन नहीं मिटता है। फिर उसे घंटों लाइन में लगना पड़ता है। एक दिन में आप 4 आदमी 5 आदमी नहीं मिल सकते हैं। लेकिन जब वो हवालात में, सेशन हवालात में आता है, तो वहाँ मिलने जुलने वाले बहुत होते हैं और वही पुलिस वालों के भ्रष्टाचार का केंद्र होता है। पहले से पुलिस वालों को तय करके रखते हैं कि साहब हमारा मुलजिम आ जाएगा अदालत में पेश होने, हमें उससे बात करा दीजिएगा, हम उसको कुछ खाना देना चाहते हैं, हम उसको घर की कोई चीज़ देना चाहते हैं, हम उसे पहनने के लिए कपड़े देना चाहते हैं। ये सब इल्लीगल है, ये अवैध है। किसी को बाहर से खाना ले जाके देना, बाहर से कपड़े ले जाके देना, बाहर से दुनिया भर की चीज़ें, बीड़ी सिगरेट ले जाते हैं। बहुत बार रेड में वहाँ लाइटर बरामद होते हैं। ये सब अलाउड नहीं है। लेकिन पुलिस वालों की मिलीभगत से हवालात में, सेशंस हवालात में लोग मुलाकात करते हैं। जितने कैदी भीतर होते हैं उसके 2 गुने लोग बाहर मिलने वाले आते हैं, क्योंकि वहाँ न तो हाथ में मोहर लगती है, न वहाँ किसी रजिस्टर में कोई एंट्री होती है, क्योंकि वो इल्लीगल है। वहाँ किसी से मिलने के लिए कोई इजाज़त नहीं है। अगर मिलना है तो कोर्ट में मिल सकता है, वो भी कोर्ट की प्रॉपर इजाज़त से। बहरहाल 2 गाड़ियाँ जा चुकी थीं, तीसरी गाड़ी अपने जाने का इंतज़ार कर रही थी। बाराबंकी की जो कचहरी है वो है फैज़ाबाद लखनऊ नेशनल हाईवे पर, ठीक हाईवे पर बाराबंकी की कचहरी है। उसका जो मुख्य द्वार है वो हाईवे की तरफ खुलता है। 2 मोटरसाइकिलों पे 3 लोग वहाँ पर आए। मोटरसाइकिल हाईवे पे खड़ी कर दी और भीतर की तरफ, हवालात की तरफ चले गए। दोनों के हाथ में एक एक झोला था। सामान्य रूप से खाना खिलाने के लिए, कपड़ा देने के लिए, फल ले आने के लिए, इन सब के लिए लोग झोला में सामान ले आते हैं और अपने अपने कैदी को वहाँ इल्लीगल तरीके से दे देते हैं। और यही इल्लीगल तरीके से जेल के कर्मचारियों की साठगांठ से वो उनके बैरक में भी पहुँच जाते हैं। आप समझ सकते हैं किस तरह की साठगांठ होती होगी। ये ज़माने से चल रहा है, अंग्रेज़ों के ज़माने से, और आज तक भी ये रिवायत चली आ रही है। खैर 2-3 लोग, जिनमें से 2 के पास झोले थे, वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर एक सब इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर सत्यदेव सिंह और एक शेष नारायण सिंह सिपाही, वो ठीक गेट पर खड़े थे लोगों को निकालने के लिए। बाकी जो सिपाही थे वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा कैदी अगर वैन में चला जाए तो हम उसके साथ वैन में जाके बाहर की तरफ बैठ जाएंगे, ताला बंद कर देंगे ताकि रास्ते में कोई हमला करके उनको छुड़ा न सके। इसी बीच में 2 लोग जो आए, 3 लोग जो आए थे, उनमें से एक ने एक बम निकाल कर फेंका।
दरोगा जी की को टारगेट करके बम फट गया। दरोगा शेष नारायण सिंह और दरोगा सत्यदेव सिंह यानी सब इंस्पेक्टर सत्यदेव सिंह और आरक्षी यानी कांस्टेबल शेष नारायण सिंह दोनों बुरी तरह जख्मी होकर वहां गिर पड़े। इसके बाद जो सिपाही वहां वैन पे बैठने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, वो गिरे हुए दरोगा जी चूँकि खून से लथपथ गिर गए थे, उनको बचाने के लिए जैसे ही उनके पास पहुँचे, 2 और बम पटक दिए गए। मारे डर के सिपाही वहाँ से भाग गए। तमाम परिसर में वकील होते हैं, तमाम मुवक्किल होते हैं, सब वहाँ से डर के भाग गए। इसके बाद आधे घंटे तक एक एक करके बम विस्फोट होते रहे। कुल 10 या 12 बम उस सेशन हवालात में, कचहरी की उस हवालात में फेंके गए। पूरी कचहरी धुआं धुआं हो गई। कोई एक दूसरे को देख नहीं सकता था, पहचान नहीं सकता था। जैसे ही हल्ला मचा, पास ही में एसपी का ऑफिस भी है, एसपी का रेजिडेंस भी है, मेन रोड पे डीएम का भी रेजिडेंस है। सबको जैसे ही पता लगा, सारी फोर्स भाग कर आई। हवालात को फिर से बंद करके कैदियों की गिनाई शुरू हुई, क्योंकि वकीलों ने ये देख के बताया कि साहब बहुत ढेर सारे कैदी इसमें से निकल कर भागे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि बाहर कुल 4 मोटरसाइकिलें आ गई थीं। चारों मोटरसाइकिलों पर 3-3 लोग भागे हैं। संभवतः उसमें से 6 या 7 कैदी हैं। आई और वहाँ पर फिर जो बचे हुए कैदी थे उनकी गिनती की गई। पुलिस को तब जानकारी हुई कि इनमें से 16 कैदी भाग गए और संभवतः उन्हीं 16 को छुड़ाने के लिए या भगाने के लिए ये सब पूरा आपराधिक कृत्य किया गया। उसके बाद ये देखा गया कि आखिर ये 16 में से कौन हैं जो भागे हैं, वो कौन हैं। तो जो मौजूद थे उनकी फ़ौरन गिनती हुई, उनको जेल में भेजा गया, दाखिल किया गया। जेल से जो लोग वहाँ पर, क्योंकि जब वहाँ उतरते हैं और जेल के भीतर एंट्री होती है, वहाँ भी उनकी गिनती नामवार होती है। उन्होंने 16 लोगों के नाम बताए कि ये 16 लोग जेल के लिए वापस नहीं आए हैं, यानी ये भाग गए हैं। पुलिस के भी होश उड़ गए। उसमें तमाम आजीवन कारावास के भुक्तभोगी, तमाम उसमें बहुत ही हीनियस क्राइम के कैदी थे जो हवालात से भाग गए थे उसी बमबारी के सहारे। पुलिस अधीक्षक उस समय श्री राम सिंह थे, रिटायर हो गए बहुत पहले, एज ए डीआईजी रिटायर हो गए। वो भी मौके पर पहुँचे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी पहुँचे। वहाँ जो चीज़ पता लगी वो यही पता लगी कि इस तरह से ये लोग आए थे और बम मार के वहाँ भागे। वकीलों ने, जो बहुत बड़ी संख्या में कचहरी परिसर में थे, कचहरी 4:30 बजे की बात है, 5 बजे के आसपास अदालतें बंद हो जाती हैं, तो उन्होंने बताया कि ये मोटरसाइकिल से 4 मोटरसाइकिलों से करीब 6 लोग उससे भागे हैं। 4 लोग निर्माण विभाग के सामने वाली मस्जिद के भीतर गए हैं। बाकी सारे लोग जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय की ओर भाग गए हैं। बड़ी कोशिश की गई, तलाशी ली गई, पूरे परिसर को घेरा गया। 4 लोग उसमें से जो भागे हुए थे, 16 में से 4, वो गेट के पास मिल गए। उन्होंने भागने की कोशिश भी नहीं की। उन्होंने खुद ही बताया कि साहब हम भी भागे थे, हम इस डर से भागे थे कि लगता है भीतर किसी की हत्या करने के लिए बाहर से बदमाश आए हैं और कहीं इसी चक्कर में हम लोग भी न मारे जाएं, इसलिए डर की वजह से हम लोग वहाँ से भाग गए थे। कुल 46 कैदी उस समय बचे थे। बाकी जो 107 कैदियों में बाकी कैदी अपने अपने वैन से पहले जा चुके थे। फिर इसकी डिटेल जो बचे हुए कैदी थे उनसे पूछी गई तो उन्होंने बताया कि 4:30 बजे देखिए एनडीपीएस के बहुत ढेर सारे मामले, यानी अफीम के, स्मैक के, चरस के, बाराबंकी इसका हब रहा है। मैं अपने कई एपिसोड्स में मेरी अपनी बाराबंकी में तैनाती के दरमियान ये गैंग कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे रातों रात मालामाल हो जाते हैं, कैसे पुलिस को भी अपनी गिरफ्त में कर लेते हैं, ये सब मैं बता चुका हूँ। उसमें बड़ी कंसाइनमेंट के जो अपराधी थे, पकड़े गए थे, ज़्यादातर को सज़ा हो जाती है, क्योंकि जैसे ही एफएसएल से ये रिपोर्ट आ जाए कि ये ओपीएम प्रोडक्ट है या ओपीएम है
या कोई केमिकल उसका जो स्पेसिफिक है वो उसमें आ जाता है, तो कोर्ट के पास और कोई चारा भी नहीं होता, इससे बड़ा कोई एविडेंस नहीं होता, उनके हाथ से या उनके पास से बरामद हुआ है, उनको सज़ा हो जाती है। उसमें कई एक सज़ा याफ्ता भी थे। उसी में से एक सज़ा याफ्ता अहमद अख्तर था। संभवतः उसने जो लोग बाहर से आ रहे थे उनको देख लिया। उसने रिक्वेस्ट की जो वहाँ जेल की गाड़ी में पहुँचाने के लिए सब इंस्पेक्टर और सिपाही थे कि साहब हमको प्यास लगी है, मुझे पानी पिलवा दीजिए। सामने ही अदालत के परिसर में एक पानी की टंकी थी जिसमें लोग, वादकारी लोग यानी जिसको मौकिल कहते हैं, मौकिल लोग, वकील लोग कभी कभी पानी पीते हैं। उसको हवालात से निकाल कर और वहाँ तक पानी पीने वाली टंकी तक ले जाया गया। पानी पी लिया। पानी पी के जैसे ही वो भीतर उसको दाखिल करने के लिए इन्होंने हवालात का गेट चाबी लगाकर खोला, वैसे ही पहला बम विस्फोट हो गया जिसमें सब इंस्पेक्टर और सिपाही लहू लुहान हो गए। उसके बाद वो किसी को ढूंढता रहा, वो लोग सामने आए, फिर ऐसा लगा कि सिपाही और फिर आ रहे हैं, ताला फिर बंद हो जाएगा, फिर दूसरा धमाका हुआ। जब तक उन लोगों को जिन्हें बाहर निकालना था हवालात से, वो सारे लोग निकल नहीं गए, तब तक तब तक हवालात के बाहर गेट पर बम के धमाके होते रहे। भागे हुए कैदियों में सगीर, रामफली, ये सतरिख थाने के थे, मुनीर थाना जैतपुर का था, और टिकरा उस्मा एक गांव है जो सबसे ज़्यादा बदनाम है नारकोटिक्स के लिए। सबसे अधिक मैन्युफैक्चरिंग टिकरा में ही होती है नारकोटिक्स की। सारे जितनी वैरायटी ओपीएम के हैं सब ये लोग बनाते हैं और वहाँ से बेचते हैं। उस पर जो जैतपुर का मुनीर था, उसके ऊपर हत्या, डकैती और लूट और एनडीपीएस की तस्करी के बहुत ढेर सारे मामले विचाराधीन थे जो चल रहे थे। सगीर को इसमें आजीवन कारावास हो चुकी थी। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह, पप्पू पटारा, जरौली गांव सतरिक का, ये सब एनडीपीएस के बहुत ढेर सारे नाम हैं, नाम पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। बदमाशों ने पहले से योजना बना रखी थी कि एक आदमी उसमें से पानी पीने के लिए दरवाज़ा खुलवा के बाहर जाएगा, तुरंत दरवाज़ा बंद कर देंगे ताले से, वो जो सिपाही दरोगा होते हैं। जब वो वापस आएगा, फिर जैसे ही ताला खोला जाए वैसे ही धमाके 3-4 ऐसे कर दीजिए कि वो दरवाज़ा बंद न करने पाएँ और हम अपने आदमियों को वहाँ से निकाल कर ले जाएं। ये पहली घटना थी। आज मैं दूसरी एक और घटना का जिक्र करूँगा कि वो कैंपस जो सुरक्षित कैंपस होता है, अदालतों का लोग सम्मान करते हैं, कानून के मानने वाले सब अदालतों का सम्मान करते हैं, उसी अदालत के परिसर में जुडिशियल कस्टडी में आए हुए लोगों को जिस हवालात में रखा गया था, उसमें ताबड़तोड़ बम मारकर 16 अपराधियों को छुड़ा लिया गया, जिनमें से 4 ही पकड़े जा सके। 97 की ये मैंने आपको जो घटना बताई, इसकी डेट भी बताई थी कि ये घटना है 21 जनवरी की। दूसरी घटना है 16 सितंबर 1997 की। अच्छा, जब ये वहाँ से भागे तो उसमें लखनऊ के भी 6 मुलजिम थे, लखनऊ के रहने वाले, आज हरदोई के रहने वाले थे, कुछ सीतापुर के रहने वाले थे। आसपास के ज़िलों में फ़ौरन अलर्ट किया गया कि ये पता कर लीजिए कि ये कहाँ के रहने वाले हैं। मर्डर के मुलजिम थे, कुछ उसमें लूट के थे, कुछ डकैती के थे, कि ये छूटने के बाद पहला काम अपने विरोधी को मारेंगे, कि हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास हो चुकी है या दूसरे जुर्म में आजीवन कारावास हो चुकी है, एक और कर दूंगा, एक और को मार दूंगा तो उस सज़ा में कोई वृद्धि नहीं होगी, उतनी ही सज़ा तब भी होगी। तो ये बहुत बार ऐसा हुआ है कि कस्टडी से भाग के अपने विरोधी की हत्या करके फिर थाने में या अदालत में सरेंडर कर देते हैं। उनका काम हो जाता है, एक और ट्रायल होगा, जितनी सज़ा मैक्सिमम मिलनी थी वो मिल गई, उतनी ही सज़ा दूसरे क्राइम में भी होगी। इसलिए अलर्ट किया जाता है कि ये लोग
उनके सबके नाम पते जेल ने फ़ौरन वायरलेस पर सबको नोट कराए। सारे लोगों ने वहाँ जाके पूरी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ली कि किस अपराध में जेल गया था, उसमें इसकी किससे किससे दुश्मनी हो गई थी और किसके ऊपर इसको शक था कि फ़लाँ ने मुझे फंसाया है या फ़लाँ ने मुझे नामज़द कराया है। आने के बाद वो पहला काम करते हैं कि उनकी हत्या करते हैं या उनको नुकसान करते हैं। सारे लोग अलर्ट मोड पे आ गए। धीरे धीरे बातें जैसे सब धीमी हो जाती हैं, ये भी धीमी हो गई और अगली घटना 16 सितंबर 1997 को लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भीतर की हुई। लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी सेशन हवालात है। सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में एक एक सेशन हवालात है। जेल से जितने अपराधी कोर्ट में पेश करने के लिए लाए जाते हैं, पहले उनको वहाँ इकट्ठा किया जाता है, फिर एक एक करके उनको संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके उनका काम खत्म होने पर वापस सेशन हवालात में डाल दिया जाता है और फिर शाम को पुलिस वैन आती है, उनको उसमें बिठाकर जेल में पुनः दाखिल करा देती है। वज़ीरगंज में थाना वज़ीरगंज है लखनऊ का, जिसमें ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट कहते हैं उसको, जिला एवं सत्र न्यायालय कहते हैं उसको। उसमें भी बड़ी संख्या में अपराधी ट्रायल के लिए आए हुए थे। 129 अपराधी उस दिन लाए गए थे और इनके साथ कुल 46 पुलिसकर्मी थे। धीरे धीरे आते गए, 129 एक गाड़ियों में जाए गिने, 3-4 गाड़ियों में जाते हैं। अंतिम गाड़ी में जब लोग रखे गए तो ये देखा गया कि ये 11 अपराधी इसमें से कम हैं। जो लोग वहाँ ड्यूटी पे थे उनके होश उड़ गए कि ये 11 गए कहाँ। फिर से काउंट किया गया कौन किसको ले गया था और किसने वापस लाकर, क्योंकि वो आमद और रवानगी जब उस हवालात से वहाँ जीडी भी चलती है, जनरल डायरी भी चलाई जाती है कि कौन कौन किसको लेकर आया, हवालात में रखा और कौन सा सिपाही उसको किस न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए ले गया, फिर वापस लाकर उसे हवालात में बंद कराया। फिर से गिनती की गई, 11 अपराधी फरार थे। फ़ौरन एक आदमी जेल में गया, वहाँ जो अंतिम कैदी थे वो भी जब दाखिल हो गए तो पता लगा कि फ़लाँ 11 व्यक्ति इसमें नहीं हैं। फिर एसएसपी लखनऊ और सारे अधिकारी पहुँचे। 11 अपराधी और सब हार्डकोर क्रिमिनल्स थे जो वहाँ से भाग गए थे। ये देखा गया कि सेशन हवालात की जो खिड़की है उसमें जो रॉड लगी हुई है, उस रॉड में जहाँ वेल्डिंग का जोड़ होता है वो वहाँ से टूटा हुआ था। कम से कम 2 आदमियों की पीठ पर चढ़ के उसे टेढ़ा किया गया होगा, इतनी ऊंचाई पर होता है। जैसे एक आदमी बैठ गया, उसकी पीठ पर दूसरा आदमी बैठा, उसकी कंधे पे खड़े होकर किसी आदमी ने उसको खींच के, किसी अपराधी ने खींच के उसे टेढ़ा कर दिया। उसमें इतनी जगह हो गई कि आराम से एक एक आदमी करके निकलते रहे। ऐसा लगता है कि यह काम सवेरे ही कर लिया गया। जब सारे लोग इकट्ठा हुए 129, तभी उसी भीड़ में किसी ने ये काम कर लिया और धीरे धीरे करके जिनको निकलना था वो भाग गए। जबकि सेशन हवालात की सुरक्षा के लिए बाराबंकी की घटना के बाद एक डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए थे डीजी ऑफिस से, जेल विभाग से, कि ये घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। चेकिंग फ्रिस्किंग सब शुरू हो गई, लेकिन भीतर ये 11 अपराधी वहाँ से चले गए। इन्हें पूरा समय मिला, इसीलिए उस दिन सिर्फ एक आदमी, एक फरार अपराधी पकड़ा गया। बाकी फरार अपराधी अपने अपने जगह पर पहुंच चुके होंगे। फिर रेड अलर्ट हुआ। इनके सबके नाम पते फिर जिन जिन जिलों के थे वहाँ सूचित किए गए। वहाँ जाकर पूरी बात पता की गई कि इसमें हत्या के अपराधी भी थे, कि इनसे रंजिश किसकी है, उनको सिक्योरिटी दी गई कि ऐसा न हो वहाँ से भागने के बाद ये इनकी हत्या कर दे। ये 2 बड़ी गंभीर घटनाएं कैदियों के भागने की, आपकी जानकारी के लिए। आज की घटना को शुरू करने के पहले, कल चूंकि मैं आ नहीं पाया था, मैं बाहर गया हुआ था, परसों के बाद से बहुत ढेर सारे मैसेज और मेल्स मुझे मिले हैं, जिनमें से श्री दीपक सिंह, श्री आदित्य किशोर, सलाम इंडिया सबका, उपमा मिश्रा जी, मनोज शर्मा जी, एंटरटेनमेंट प्लस की आईडी है, अमित मिश्रा जी,
इन लोगों ने ये कहा है कि साहब गोरखपुर में मनीष गुप्ता वाली घटना के बारे में आप ज़रूर बताएं, क्योंकि ये घटना बहुत दुखदाई है और इस घटना के बारे में बहुत तरह की बात इंटरनेट पर मौजूद है। श्री संतोष सिहोले ने मेल भी किया, बहुत डिटेल मेल किया कि साहब इस बार आपने चूँकि एक प्रोग्राम बता दिया है कि जब ये पुराने किस्से ख़त्म होंगे, पुराने क्राइम की घटनाएं ख़त्म होंगी, उसके बाद ही आप समसामयिक घटनाओं पर कोई टिप्पणी करेंगे, लेकिन इसको बीच में रोक कर इसके बारे में ज़रूर बताइए, सभी इसको जानना चाहते हैं। इसके अलावा कम से कम 20 और लोगों ने, आप कल और परसों के कमेंट पढ़ लें। अपने मित्रों की बात बार बार अनसुना करना ये अच्छी बात नहीं है। हमारे किस्सा गोई परिवार के इतने लोग अगर चाहते हैं कि मनीष गुप्ता वाले प्रकरण में, जिसको पुलिस वालों ने पीट कर मार डाला गोरखपुर में, उसके बारे में कुछ बताया जाए, तो कल के एपिसोड में मैं मनीष गुप्ता के प्रकरण के बारे में, क्योंकि न तो मैं मौके पर था, न मैं चश्मदीद गवाह हूँ, न इस घटना का विवेचक हूँ, मैं इस घटना से सीधे तौर पे कहीं से नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन आपकी तरह मैं भी इसकी सारी खबरें देख रहा था। रिलायबल हैं कुछ थोड़ी कंफ्यूजिंग हैं, लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसमें क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा और कब हुआ होगा, क्या क्या इस तरह के प्रकरण में, ऐसा नहीं है कि ये पहला प्रकरण है, इस तरह के बहुत प्रकरण मेरी सर्विस के दरमियान भी आए हैं। उसमें पुलिस अपने को कैसे बचाती है, क्यों ये इतना जुल्म ज़ाती सिपाही और उससे थोड़े ऊपर के लोग करते हैं, ये मैं कल मनीष गुप्ता के प्रकरण में आपको सिलसिलेवार बताऊंगा कि मेरी समझ से ये हुआ होगा। इसलिए आप सबकी बात को मानते हुए, और इतनी हैवी डिमांड, इतने लोगों का तो मैंने नाम पढ़ा, सबका नाम पढ़ना भी संभव नहीं है, इतने लोगों की बात मानना, ये परिवार के इतने लोग अगर कह रहे हैं तो उसे मानना भी चाहिए। आरडी मलिक साहब ने ये लिखा है कि साहब प्रोग्राम अच्छा है, इस तरह की बातें लिखी हैं, लेकिन आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो मलिक साहब, सब्सक्राइबर पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, न मैंने कभी अपील की कि आप सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें। सारे वीडियो जो भी मैं सुनता हूँ उसमें शुरू में ही लोग एक ही अपील करते हैं कि साहब अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैंने कभी नहीं ध्यान दिया इस पर, न कभी कहा। जो भी हमारा परिवार बढ़ा वो आपके प्यार से, आपकी मोहब्बत से, आपके अपनेपन से, आपका इस क्राइम के प्रति लगाव जो है उससे, या आपका जो इंटरेस्ट और समझ है क्राइम में, उसकी वजह से बढ़ा है। और ये बढ़ेगा तो भी ठीक है, लेकिन इतना मुझे इतनी खुशी है, इतनी हृदय से खुशी है कि जो लोग भी देखते हैं, जो लोग हैं अभी तक मौजूद हैं, वो इसे लगातार देखते हैं, हमेशा देखते हैं और अपनी बातें भी बताते हैं। अब आज की घटना देखिए, 97 में उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में सीसीटीवी नहीं लगे थे। ये जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आतंकवादी घटनाएं हुई थी 2007-8 में, तब उसके बाद सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। इसलिए सिर्फ बयानों के आधार पर कुछ बातें जो मैंने बताई कि वो कैदी ने पानी के लिए खुलवाया और फिर उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू हुआ, लेकिन इसका प्रमाण कोई नहीं है सिवा उन लोगों के जिन्होंने अपने आप को प्रत्यक्षदर्शी गवाह बताया है। एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे कि कोई दूसरा, आज की तरह अगर आज की तारीख में इस तरह की घटना होती तो कम से कम 20 लोगों के पास इस घटना की अपने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग होती, कम से कम 20 लोगों के पास। ज़रा सा भी कोई चीज़ अनइवन है, कुछ लोगों को इतना शौक़ है कि सड़क चलते चलते इस उम्मीद में कि कोई एक्सीडेंट होगा 3-4 घंटे बैठे रहते हैं केवल रिकॉर्ड करने के लिए। सीसीटीवी से सारे अदालतें, सारे न्यायालय, ये सब लैस हो चुके हैं। ऐसे लोगों को पकड़ के, उनके अरेस्ट करके, जेल भिजवा के ट्रायल करते समय किसी भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का सहारा नहीं लिया जा सकता था। कुछ था ही नहीं ऐसा जिसको एज ए एविडेंस प्रस्तुत किया जाए।
फॉरेंसिक इस इंसिडेंट्स में सिर्फ बैलिस्टिक रिपोर्ट्स ही सबसे ज़्यादा वैलिड और सबसे ज़्यादा रिलाई करने वाला फॉरेंसिक एविडेंस था कोर्ट्स में। और अपराधी अपने चरम पर थे, उनको अपने पैसे और अच्छे वकीलों का पूरा भरोसा था कि हम कुछ भी करके आएंगे, हमारा वकील मुंह मांगे पैसा देने पर हमें बचा लेगा। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में उस समय बहुत ढेर सारे लूप होल थे जो बाद में धीरे धीरे करके प्लग किए गए, बंद किए गए। अब आप इमेजिन करिए कि ज़िले की सबसे बड़ी अदालत, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जहां कोने कोने में लोग भरे रहते हैं, वकीलों मुवक्किल से पूरा कैंपस 10-11 बजे तक एकदम खचाखच भर जाता है वर्किंग डे के दिन। जिस किसी को इसका इल्म है या कभी कोई अदालत गया है, वहाँ पर अदालत के कॉरिडोर में चलने की जगह नहीं होती। ऐसे में अदालत परिसर के हवालात में दह बम दह बम दह बम, और उसी अदालत में इसका मुकदमा भी चलना है कि कल को अगर पकड़े जाएंगे तो इसी अदालत में चलेगा। इतने 100 वकील देख रहे होंगे, हो सकता है जुडिशियल ऑफिसर्स भी उस समय कोर्ट से निकल के घर जा रहे हों, उनमें से किसी ने देखा हो, लेकिन किसी बात की फिक्र नहीं और छुड़ा कर ले गए। कितना मुश्किल होता होगा उस ज़माने में कि किसी अपराधी को पुलिस अरेस्ट करती होगी, इन्वेस्टिगेट करती होगी, चार्जशीट लगाती होगी, ट्रायल शुरू करती होगी, हर डेट पर पुलिस उसको जेल से लेके अदालत तक ले आती होगी और 2-4 बम मार के इन सारे लोगों को कोई आज़ाद करा कर ले जाए। इस घटना के अगले 3-4 सालों तक 1-1, 2-2 लोग अरेस्ट किए जाते रहे, जिनकी खबरें आती रहीं कि साहब जेल से फरार फलां व्यक्ति पकड़ा गया। लेकिन मेरी जानकारी में ऐसी कोई खबर या ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो इस तरफ इशारा करती हो कि इस घटना के सूत्रधार या छुड़वाने में, बम चलाने में फलां फलां लोग थे और उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मैंने कभी नहीं सुना कि इन 16 अपराधियों को फरार कराने वालों को पुलिस ने पकड़ा हो। लेकिन अब खुशी है कि इस तरह की घटनाएं बहुत कम हैं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर घटनाएं हैं। हमारी जो आज की पीढ़ी है उसने बहुत कम, मैं उसी के लिए ये घटनाएं बताता हूँ कि एक वो ज़माना था और आप खुशनसीब हैं कि आपके ज़माने में इंटरनेट है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, मोबाइल फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी है। कोई घटना होती है आज की तारीख में, जितनी घटनाएं 300 के पहले मैंने बताई हैं, बरेली से रिलेटेड करीब 100 घटनाएं बताई हैं, इन सब में हमें कहीं न कहीं सीसीटीवी फुटेज मिल गए थे। इन सब में कहीं न कहीं अपराधियों की लोकेशन सीडीआर से मिल गई थी। लेकिन उस ज़माने में तो वही मुखबिर, वही अपराधी, वही पुलिस। पुलिस भी बहती गंगा में हाथ धो लेती थी। आज बहुत दिनों बाद दिल्ली में यह घटना हुई, किन्हीं 2 लोगों ने दुस्साहस किया कि अपने किसी राइवल गैंग के मेंबर को कोर्ट के भीतर अदालत में जज के सामने मारने की कोशिश की। दोनों मारे गए। ये अंतर है। उस ज़माने में मैंने कभी नहीं सुना कि, और कोई ऐसी कचहरी बची नहीं जिसमें पिछले 30-32 सालों में जहां कचहरी कैंपस में अपने दुश्मन को बमों से, गोलियों से, चाकुओं से मारा न गया हो। लेकिन मौके पर कभी कोई पकड़ा नहीं गया। एक आध केसेस को छोड़कर, एक केस जो मेरे समय में हुआ था जौनपुर में, उसको छोड़कर मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई इस तरह से किया और भाग गए। बड़ा भरोसा था उन्हें अपने वकीलों पर, अपने गवाहों पर, झूठे गवाहों पर, कि हम तो साहब उस दिन कलकत्ता में थे, हम तो साहब उस समय बेंगलोर में थे। 4 गवाहों के एफिडेविट चारों अदालत में आकर बताएंगे कि नहीं साहब ये तो उस दिन वहाँ थे, मॉल में, शॉपिंग मॉल तो खैर नहीं होते थे, स्टेशन या किसी दुकान का नाम बता दिया जाता था। इतना भरोसा था। तो आप इस तरह की घटनाएं आज बहुत कम, ऐसा नहीं है कि बंद हो गई हैं, होती हैं, लेकिन बहुत कम हैं, क्योंकि ज़माने में
सोसाइटी में और हमारे देश में अब वो इलेक्ट्रॉनिक युग है। हर चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। सारा पैसा अब तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र, छोटे छोटे बच्चे भी अपना बैंकिंग का काम मोबाइल से कर लेते हैं, सामान घर पे मंगा लेते हैं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही, और कल मैं बता दूं कि आप लोगों की इस बात पर, आपकी इस रिक्वेस्ट पर कल मैं गोरखपुर वाली घटना का जिक्र करूंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।